Assalamu alaikum students. Hope you all are good. अच्छा जनाब, फ़र्स्ट लेक्चर आप लोगों तक मेरा पहुंचा होगा, जिसमें हमने थोड़े से आपकी बुक के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की थी, लेकिन वो वीडियो कंप्लीट नहीं थी जिसमें आपकी बुक का कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं हो सका था। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये 2 क्लासेस मैं इंट्रोडक्टरी स्टार्ट में इसलिए रख रही हूँ, वही वाली चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपका ज़रा सा अपनी बुक से थोड़ा सा नो-हाउ हो जाए। ठीक है, आपको पता चल जाए कि बुक में असल में आपने पढ़ना क्या है। ठीक है, अच्छा हम चैप्टर 3 पे थे। आई थिंक चैप्टर 3 की पूरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी और वहीं पे मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़रा ज़्यादा हो गई थी। आपका पीरियड क्योंकि 40 मिनट्स का होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ज़ाहिर है मेरी कोशिश होगी कि मैं जब भी आपको कोई वीडियो भेजूँ तो वो 40 मिनट्स से थोड़ी कम ही हो। ठीक है, 3rd चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कोऑर्डिनेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली कैसी कोऑर्डिनेशन है जो कि डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू होती है। ठीक है, और प्लांट्स में तो होती ही केमिकल कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, जो कि ज़ाहिर है ये स्ट्रक्चर्स तो आप प्लांट्स की बॉडी में नहीं होते। ठीक है, तो हम प्लांट्स में जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन ही पढ़ेंगे, एंड देन जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे या एनिमल के ऊपर आएंगे तो फिर हम केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन कॉमन है, जो कि आप पहले भी 7th-8th क्लास तक कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इसमें ज़ाहिर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, हम जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली हम उसको पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, और वो 2 मेन पार्ट्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो हम दोनों नर्वस सिस्टम जो है वो उन दोनों टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि वो उसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, सेट ऑफ नर्व्स हैं जिसके ज़रिए हम डिफरेंट कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, तो हम वो दोनों नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ब्रेन का एक प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा हम ब्रेन की स्ट्रक्चर यानी ब्रेन के आपके नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूरॉन की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन में डिफरेंस है, कि नेफ्रॉन जो है वो आपकी किडनी की बेसिक यूनिट है, किडनी का सिंगल सेल जो है वो नेफ्रॉन है, और आपके ब्रेन जो नर्वस सिस्टम का सिंगल सेल है वो क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, और उसके बाद हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन आई के अलावा हम जो है वो ह्यूमन आई के डिफरेंट डिसऑर्डर्स देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस हवाले से कि मुख्तलिफ़ आइज़ के डिजीज़ के ऊपर या तो उन्होंने काम किया है, तो जो उनकी स्टडीज़ हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जिसमें इब्नुल हैथम शामिल हैं। ठीक है ना, अबू अली सीना शामिल हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम ह्यूमन एयर के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन में ज़ाहिर रोल आपके ह्यूमन एयर का भी होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे एयर का भी ज़ाहिर कोई ना कोई रोल है, तो हम एयर पढ़ेंगे, एयर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कि एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, और वो केमिकल कोऑर्डिनेशन जिस सिस्टम के तहत होती है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि उस सिस्टम में जो है वो बहुत सारे ग्लैंड्स आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, जो कि स्पेसिफिक केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिसको कि हम हार्मोन्स कहते हैं। और वो हार्मोन ऐसा सेट ऑफ ग्लैंड्स है ये, जिनके ज़रिए ये हार्मोन्स टारगेटेड ऑर्गन्स तक या अपने टारगेटेड पार्ट तक जाते हैं अपनी सिक्रीशन को लेके, और फिर ब्लड के थ्रू बेसिकली, एंड देन फिर वो मखसूस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं बॉडी में, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं।
ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन को विदाउट एनी डक्ट पास करते हैं। बेसिकली डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं। इनमें किसी किस्म की कोई डक्ट कह लें, कोई ट्यूब नहीं होती जो अपने टारगेट ऑर्गन तक अपना जो है वो हार्मोन या जो सिक्रीशन है उसको लेकर जाएं। ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाती है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में एक प्रॉपर डक्ट होती है, एक प्रॉपर पाथवे होता है ट्यूब की फॉर्म में, जो कि अपने रेलिवेंट टारगेट ऑर्गन तक वो ट्यूब पास हो रही होती है, जिसको हम डक्ट कहते हैं। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एट ए टाइम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन एक साथ प्ले कर रहे होते हैं। इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल हमारे पास पेंक्रियास है। आपको पता है, जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिवर से बाइल जूस रिलीज़ होता है, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है। तो पेंक्रियाटिक जूस कैसे स्टमक में जाता था? पेंक्रियाटिक जूस जो है वो पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए जाता है। बाइल जूस जो था वो बाइल डक्ट के ज़रिए जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेंक्रियास से निकलकर पेंक्रियाटिक जूस स्टमक तक पहुँचता है तो वो एक डक्ट के ज़रिए पहुँचता है। ठीक है, एक ट्यूब एक डक्ट के ज़रिए पहुँचता है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में पेंक्रियास एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड फंक्शन कर रहा होता है। लेकिन एट ए टाइम पेंक्रियास का एक दूसरा काम भी है कि हमारी बॉडी में वो दो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, उन दो हार्मोन्स का नाम वो दोनों हार्मोन्स हैं वो बेसिकली हमारी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, शुगर लेवल्स को कम या ज़्यादा करते हैं। और वो दो हार्मोन्स हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशंस हैं ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए किसी भी डक्ट के बगैर जो है वो टारगेट ऑर्गन तक जाती है। ठीक है, लिहाजा उस टाइम पे पेंक्रियाज एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन करता है। ठीक है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का जो फ़र्क है ये मज़ीद मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहरहाल ये बात ध्यान में रखिएगा कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और ये एक पूरी जो है वो मेडिकल साइंसेस की एक ब्रांच है जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, हमें जब भी आप अगर किसी से सुने कि उनको हार्मोनल इश्यूज़ हो गए हैं, थायराइड हार्मोन का इशू है या और दूसरे हार्मोन्स के इश्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ आ जाते हैं, समटाइम मेल्स में भी आ जाते हैं। तो वो उन एबनॉर्मल जो आपके हार्मोनल फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम बहरहाल यहाँ पे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ये हमारे पास हार्मोन्स हैं, कहाँ इनकी लोकेशन होती है, कौन सा हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और उस हवाले से हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपका चैप्टर 3 में फिर लास्ट टॉपिक आएगा डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम जो भी सिस्टम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, आप ये पैटर्न क्लास 9 से देख रहे होंगे कि हम हर सिस्टम में उसकी एबनॉर्मल कंडीशन जिसको हम डिसऑर्डर्स कहते हैं हम उनको एंड देन उनका क्योर वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये अच्छा डिटेल आपका बड़ा चैप्टर है। इसमें से ज़ाहिर है जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है वो समटाइम्स उसकी डायग्राम आ जाती है, ह्यूमन एयर की आपके पास डायग्राम आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उस लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पूछ लेते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो अच्छा खासा मटेरियल ऐसा है जो आपके पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है जनाब, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, सपोर्ट और मूवमेंट वाला जो चैप्टर है इसमें आपने जो है वो बेसिकली उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है जो कि किसी भी लिविंग बॉडी को मेंटेन रखने में सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन फिर एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी मूवमेंट्स किस तरह हो रही होती हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आप देखोगे। ठीक है, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में बेसिकली मूवमेंट इतनी विजिबल नहीं होती जैसे विजिबल हमें एनिमल्स या एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स में नज़र आ रही होती है। ठीक है, प्लांट्स में मूवमेंट इतनी ज़्यादा हमें विजिबल मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, और सनलाइट के दो मूवमेंट तो बेसिक करते हैं कि वो टूवर्ड्स द सनलाइट, और इसके अलावा जो है वो सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जो उनकी रूट्स की मूवमेंट होती है कि वो
ज़मीन के अंदर ग्रोथ कर रही होती हैं। ये दो मूवमेंट तो बहुत कॉमन है जो कि उनकी ग्रोथ के लिए मूवमेंट होती हैं। ठीक है, बहरहाल हम कुछ टाइप ऑफ मूवमेंट्स हैं जो कि हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम स्केलेटन पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स की फिर जब हम बात करेंगे, बल्कि ह्यूमन बींग से पहले हम जर्नल एनिमल्स के अंदर किस किस टाइप के स्केलेटन पाए जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में सपोर्ट के लिए जो है वो हमारे पास स्केलेटन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जेली फिश है, ठीक है, स्टार फिश है, जो ये वाली पूरी आपने फाइलम सीलेंट्रेटा पढ़ा होगा, तो फाइलम सीलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी में आमतौर पर हाइड्रोस्केलेटन होता है। हाइड्रोस्केलेटन एक ऐसा स्केलेटन होता है जो कि वाटर बेस्ड स्केलेटन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्सोस्केलेटन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन होते हैं, जैसे कि जब आपने आर्थ्रोपोड्स पढ़े थे, आर्थ्रोपोडा फाइलम जब हमने पढ़ा था, तो आपको पता है आर्थ्रोपोडा फाइलम में हमारे पास दो बेसिक क्लासेस थी, क्लास क्रस्टेशिया और क्लास इंसेक्टा। दोनों में एक्सोस्केलेटन होता है। और क्रस्टेशियंस में कौन आते हैं? सबसे कॉमन एग्जाम्पल प्रॉन्स की है। ठीक है, प्रॉन्स जो हैं वो क्रस्टेशियंस में आते हैं। आप देखें, अगर प्रॉन्स घर में आपके बनते हों या आपने देखा हो, या लॉबस्टर्स हैं, प्रॉन्स हैं, इनकी बॉडी पर एक हार्ड जो है वो कैलकुलस जो है ना वो कैलकेरियस शेल मौजूद होता है। ठीक है, तो वो जो हार्ड उनका बाहर का आउटर स्ट्रक्चर है वो उनका एक्सोस्केलेटन है, जो कि सपोर्ट में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में भी एक एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम एंडोस्केलेटन की बात करेंगे। जब हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो उसमें हायर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो इंटरनल एक्सोस्केलेटन का मतलब ये होता है कि द स्केलेटन विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, एंड एंडोस्केलेटन मीन्स द स्केलेटन विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो मीन्स आउटर साइड, एंडो मीन इनर। ठीक है, तो हायर एनिमल्स में जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का आपने पूरा का पूरा एंडोस्केलेटन यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इन तीन टाइप के आप स्केलेटन्स के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम जब हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करेंगे, तो जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें दो तरह के हिस्से होते हैं। एक तो उसमें हार्ड बोन्स होती हैं और दूसरा कार्टिलेज बोन्स होती हैं। कार्टिलेज बोन्स क्या होती हैं? कार्टिलेज होती है। ठीक है, हम उसको इन जर्नल बोन बोल देते हैं, लेकिन बहरहाल वो कार्टिलेज ही होती है। ठीक है, कार्टिलेज होती है और दूसरी हार्ड स्ट्रक्चर होता है बोन। कार्टिलेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू बोन्स निस्बतन ये एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। ठीक है, इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ये कि जब हम आमतौर पर जो चिकन हमारे घरों में आती है ब्रायलर, तो जब हम इस चिकन को खा रहे होते हैं, तो ख़ासकर जब हम इसका लेग पीस लें, मैक्सिमम इसके अंदर कार्टिलेज ही पाई जाती है बोन के मुकाबले में। तो अगर लेग पीस आप लें तो लेग पीस के फ्रंट और मतलब अपर और लोअर साइड के ऊपर जो अटैच होती है चीज़ बोन के ऊपर, कप शेप आप जब उसको उतारते हैं तो वो कार्टिलेज होती है, जो कि कुरकुरी हड्डी होती है। उसको खाने में अच्छा भी लगता है लोगों को, वो आसानी से लोग खा भी लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ कार्टिलेज होती है। तो कार्टिलेज क्या होती है, बोन क्या होती है, दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। इस तरह के डिफरेंसेस जो भी है ना आपकी बुक में, ये सब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे कि भाई स्केलेटन का फंक्शन क्या है। ज़ाहिर है सपोर्ट भी और मूवमेंट भी है। हम अपनी बॉडी में जो भी मूवमेंट करते हैं वो अपने स्केलेटन की वजह से करते हैं, और स्केलेटन क्योंकि एक हार्ड स्ट्रक्चर है, लिहाजा वो अकेला तो मूवमेंट नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता। लिहाजा हमारे स्केलेटन्स के साथ हमारी बॉडी में हमारे पास एक सेट ऑफ मसल्स होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं हमारे स्केलेटन के साथ। तो स्केलेटन प्लस मसल्स ये दोनों मिलकर हमारा मूवमेंट का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, कि हम डिफरेंट जो मूवमेंट्स करते हैं वो मसल्स और स्केलेटन की वजह से करते हैं, और ज़ाहिर है स्केलेटन सपोर्ट तो आपकी बॉडी को देता ही है। ठीक है, अच्छा, जब हम ह्यूमन स्केलेटन पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है ह्यूमन स्केलेटन में जब हम एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे, एक्सियल बेसिकली अपर पार्ट को कहते हैं। तो वो हमारे अपर पार्ट में सबसे कॉमन जो चीज़ आती है वो हमारा ब्रेन है। तो ज़ाहिर है हमारे ब्रेन में कुछ बोन्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन फिर हमारी बॉडी के लोअर पार्ट
की जितनी भी बोन्स हैं उनके बारे में भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो मसल्स की डिफरेंट 3 टाइप्स हैं जो कि आप लोग आई थिंक 7th या 8th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन 3 टाइप्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे कि हर तरह का मसल, फिर हम ये देखेंगे कि हर तरह के जो मसल हैं वो किस टाइप की मूवमेंट्स करते हैं। हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं, और तीसरे टाइप के मसल्स हैं हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हुए हुए होते हैं और आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास स्केलेटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं कि भाई समटाइम्स बॉडी में जो है वो स्केलेटन जो है वो डिफरेंट टाइप की जो बोन्स हैं उनमें कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाते हैं। एक जनरल ऑब्जर्वेशन में आता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइशी तौर पे जो है वो लेग्स जो है वो स्ट्रेट नहीं होती, उनमें कहीं कोई ना कोई लेग्स जो हैं वो बैंड होती हैं या फिर जिसकी वजह से प्रॉपर मूवमेंट वो नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, इसी तरीके से बोन्स के कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आर्थराइटिस एक बीमारी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आर्थराइटिस की जो है वो क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, उसको क्योर कैसे किया जा सकता है, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगेन आपका जो ये वाला चैप्टर भी है ये भी एक अच्छा डिटेल चैप्टर है। डिसऑर्डर्स वगैरह आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी जब चैप्टर पे हम आएंगे तो हम मज़ीद फर्दर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। बहरहाल इस तरह से आपके यहाँ पे 4 चैप्टर कंप्लीट हुए होते हैं। 5वां चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है जो कि रिप्रोडक्शन के ऊपर है। रिप्रोडक्शन का टॉपिक ऐसा है जो कि आप लोग मेरे ख्याल से क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि क्लास 3 में भी पढ़ा होगा आपने। तो ज़ाहिर 9 के बाद अब आप मैट्रिक में आए हैं तो मैट्रिक में ये टॉपिक आया है आपके पास, तो डेफिनेटली डिटेल के अंदर एक बहरहाल चैप्टर होता है और इसमें से अच्छी खासी चीज़ें आपके पेपर में आ जाती हैं। रिप्रोडक्शन में आपको पता है सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो होती है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों। ठीक है, दोनों में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में हो रही होती है। ह्यूमन बींग्स में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो ए सेक्सुअल का वर्ड है, ए सेक्सुअल का क्या मतलब होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गोनेड्स और सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का जिसमें हमें किसी भी किस्म के सेक्स सेल्स का की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़ में जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, सेक्स सेल्स और गोनेड्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अच्छा, जब भी किसी बायोलॉजिकल टर्म के स्टार्ट में ए लग जाता है तो ए मीन्स नॉट, यानी कि ए का मतलब ये होता है कि जो टर्म है, सही है ना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा या फिर वो चीज़ उसमें मौजूद नहीं होगी। सेक्सुअल मीन्स सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, ए सेक्सुअल मीन्स नो सेक्स इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों का डिफरेंस इसमें हम देखेंगे। एंड देन फिर हम प्लांट में जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी मैंने आपसे कहा कि दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होती है। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें सबसे पहला जो तरीक़ा है वो क्या है? फिजन का तरीक़ा होता है। ठीक है, फिर फिजन में हमारे पास बाइनरी फिजन मौजूद है। उसके बाद बडिंग का प्रोसेस होता है कि छोटी छोटी सी बर्ड्स निकल आती हैं। ठीक है ना, उस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्पोर्स के ज़रिए, जो स्पोर फॉर्मिंग प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोर्स के ज़रिए जो है वो रिप्रोडक्शन हो जाती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अलावा एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी होती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर है या जो भी हमारे प्लांट से रिलेटेड साइड है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के बारे में उनके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद फिर हम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे। सही है, उसके बाद कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, क्लोनिंग, ये तमाम तर प्रोसेस हम पढ़ेंगे। काफ़ी सारे प्रोसेस हैं प्लांट्स के अंदर जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, वो हम पढ़ेंगे।
फिर प्लांट्स में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आपको पता है प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें प्लांट जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, ठीक है, आपने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स पढ़े होंगे। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स आपको पता है, अगर याद ना हो तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देती हूँ कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं, ठीक है। और जिस प्लांट में भी फ्लावर मौजूद हो तो फिर वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आपको पता है प्लांट्स के जो 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं उसमें से 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसको हम एंडोशियम और गाइनोशियम कहते हैं। एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। बाकी 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? बाकी 2 पार्ट उसकी जो बाहर की पत्तियाँ होती हैं वो होती हैं कैलेक्स और करोला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके प्लांट में फ्लावर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम ज़ाहिर है कि वो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और किस तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन होती है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस के लिए आपको पता है पॉलिनेशन होती है, ठीक है। तो पॉलिनेशन का स्ट्रक्चर के बारे में हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर पॉलिनेशन के बाद हम जाएंगे बेसिकली क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर हमारे पास अगला प्रोसेस है प्लांट में जर्मिनेशन का। जर्मिनेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एपीजियल हाइपोजियल, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एनिमल्स में कैसे होती है रिप्रोडक्शन। एनिमल में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो आपको सिंपल पता है, फिजन का प्रोसेस होता है, बाइनरी फिजन होती है, मल्टीपल फिजन होती है, ठीक है, बडिंग का प्रोसेस होता है, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ाहिर है कि सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें सेक्स सेल्स बनने का प्रोसेस होता है जिसको हम मेल में जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, और ऊ मींस एग जो कि फीमेल से बनते हैं, और जेनेसिस मींस अगेन फॉर्मेशन, तो फिर वो oogenesis। दोनों प्रोसेस पढ़ेंगे, उन दोनों के बारे में हम उनकी डिफरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे, रैबिट में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि रैबिट में कौन कौन से होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ये प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एंड में आके पढ़ेंगे कि भाई पॉपुलेशन प्लानिंग की नीड क्या है, ठीक है। और फिर हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़ेंगे, इसको हम STD भी कहते हैं। कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, उन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में आप इंटर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ज़ाहिर है इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पेपर में शॉर्ट में भी आ जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको पता है कि रिप्रोडक्शन है, डिफरेंट आपके पास डिफरेंसेस हैं, फिर आपके पास डिटेल प्रोसेसेस हैं जो कि आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 है आपका इनहेरिटेंस का, ठीक है। आपको पता है इनहेरिटेंस जो है वो जेनेटिक्स बायोलॉजी की फील्ड है, उससे रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं। कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स के थ्रू ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हेरिडिटी होती है और इन करेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना जो है वो इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें आपको अपने भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लिविंग ह्यूमन बींग्स के बारे में बहुत सारे करेक्टर्स और फीचर्स का हमें आइडिया होता है कि हमने कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से किस तरह से पिक की हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हमें रिजेम्बलेंसेस भी नज़र आ रही होती हैं, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम क्रोमोज़ोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमोज़ोम्स और जीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोज़ोम क्या है और जीन क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ DNA हम पढ़ेंगे। DNA का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, सारे आप लोग सुनते रहते होंगे कि जी किसी भी इन्वेस्टिगेशन केस में DNA की जो है वो टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। DNA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में जो भी करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है वो हम लॉज पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस के लॉज हैं जो कि मेंडल एक बायोलॉजिस्ट था, मेंडल के इनहेरिटेंस के 2 लॉज हैं, वो लॉज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वो दोनों लॉज जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं आपके पास। तो एक है लॉ उसका मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
और एक है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ। ये दोनों लॉज हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो अगर हमने नहीं भी किए तो बहरहाल हम उनको डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये लॉज आपको इन लॉ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स आपको लैब में बहुत ज़्यादा परफॉर्म तो नहीं करने होते, लेकिन बहरहाल पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, मेंडल को जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, बहरहाल मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर कॉमन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि जेनेटिक्स में यूज़ होती हैं, उन सब टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको बेसिक पता हो सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज़ का। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके पास हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इसमें आपको हो सकता है अपने ब्लड ग्रुप और अपने ब्लड के बारे में भी जानने का मौका मिले। तो जेनेटिक्स की स्टडीज़ में ब्लड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कि जो हमारे पेरेंट्स के जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही हमें आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली ही होते हैं कि हमारे पेरेंट्स का क्या ब्लड ग्रुप था। तो ठीक है, तो हमारे ब्लड ग्रुप में दो चीज़ें होती हैं कि एक हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, फिर प्लस ये कि वो पॉजिटिव है, RH फैक्टर उस पर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और फिर हम वेरिएशन एंड एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ होती हैं। ठीक है, एवोल्यूशन की बात यहाँ पर आ जाएगी। एवोल्यूशन को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी, लेकिन बहरहाल एवोल्यूशन में बेसिकली हमने ये पढ़ना होता है कि इंसानों तक आते आते या जितने भी एनिमल्स हैं इनमें वक्त के साथ साथ कुछ करेक्टर्स जो हैं वो उनमें कुछ तब्दीली आई है, तो तब्दीली को बेसिकली वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन का एवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एक लिंक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन फिर हम जो है वो डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन में डार्विन एक साइंटिस्ट है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो डार्विन की कुछ थ्योरीज़ हैं, चार्ल्स डार्विन नाम था उनका, उनकी कुछ थ्योरीज़ हैं जेनेटिक्स के हवाले से, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी एविडेंसेस हैं जो कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएशन के हवाले से मिलती हैं, वो हमने पढ़नी है। ठीक है, ये भी एक अच्छा डिटेल्ड आपका चैप्टर है। इसमें जितनी भी जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मेंडल के लॉज हैं, ये सब चीज़ें आपके पेपर में आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 7। आज मेरी कोशिश ये कि मैं ये टॉपिक वाइंड अप कर दूं, और ये दो इंट्रोडक्टरी लेसन देने का मकसद, एक तो मैंने आपको बताया कि आपकी बुक के बारे में आपको आइडिया हो, दूसरा मैं ये भी चाहती थी कि आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो मिसार को अपनी इनपुट दीजिएगा कि मेरी जो वीडियोस आपके पास आ रही हैं तो उसमें वीडियो और वॉइस सब क्लियर है, तो फिर मैं आपका एक प्रॉपर लेक्चर जो चैप्टर 1 से होगा वो रिकॉर्ड करके भेजूँगी। ठीक है, और फिर उसमें से जो रह जाएंगे टॉपिक वो मैं फिर सैटरडे को जब आऊँगी तो हम उसको कंप्लीट वाइंड अप कर देंगे। देन फिर आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अपने नोट्स कर रहे होंगे। सही है, अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 में आपका है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है, आप बहुत बार इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 7-8 में आपने बहुत पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें इकोलॉजिकल जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर होते हैं। अगेन बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर में हमारे पास आ जाते हैं लिविंग फैक्टर्स, बायो मीन्स लाइफ, आपको पता है। ठीक है, तो जो बायोटिक फैक्टर हैं उसमें आपके पास हमारे पास लिविंग फैक्टर्स आते हैं जिसमें कि हमारे प्लांट्स और एनिमल हैं। और अगेन ए बायोटिक मीन्स जब बायोटिक से पहले ए लग गया तो इसका मतलब है कि नो लाइफ। ठीक है, राइट, मैंने कहा ना कि बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़ में जब भी किसी टर्म से पहले ए लग जाए तो वो उस टर्म की ही निग्लिजेंस होती है बेसिकली। सही है, तो ए बायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे। ए बायोटिक फैक्टर आपको पता है टेम्परेचर है, सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है, बहुत सारे ए बायोटिक फैक्टर हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें आपको पता है कि हमारे जो आप फूड चेन में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, फिर कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, उसमें फिर हमारे पास डीकम्पोजर्स आ जाते हैं। इसी में हम हर्बीवोर कार्निवोर पढ़ रहे होते हैं, ओमनीवोर पढ़ रहे होते हैं, सब के सब कंज्यूमर्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास इकोसिस्टम में डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। फूड वेब होती है। ठीक है, फूड वेब क्या होती है, बहुत सारी चेन्स, जब फूड चेन्स मिल जाती हैं तो मिलकर फूड वेब बना लेती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास पायरामिड ऑफ बायोमास है।
इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। बायोकेमिकल साइकिल क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन साइकिल है आपके पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड प्रोसेस है जिसको आप नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम में इंटरएक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास इसके मेथड्स मौजूद हैं इंटरएक्शन के, जिसमें कंपटीशन है, प्रिडेशन है, सिम्बायोसिस है, पैरासिटिज्म है, कॉमनसेलिज्म है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म है। ये तमाम तर प्रोसेस हम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट, कि इकोसिस्टम को बैलेंस कैसे रखा जा सकता है और ह्यूमन इम्पैक्ट उसका क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन एंड ग्रोथ का चैप्टर है जिसमें अर्बनाइजेशन आ जाता है, ठीक है। एसिड रेन के बारे में आ जाता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है। ये मैं सब जल्दी जल्दी इसको कर रही हूँ इसलिए कि ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस है वो हम पढ़ लेंगे। एंड देन ये भी एक अच्छा डिटेल चैप्टर है। इकोलॉजी से ज़रूर आपके पेपर में कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। एंड देन चैप्टर 8 आ गया आपका बायोटेक्नोलॉजी का, सही है। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में हमने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ने हैं जो कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर्स में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, फिर एप्लीकेशन क्या है फर्मेंटेशन की, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन क्या हैं ये पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या होता है ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। निस्बतन एक छोटा चैप्टर है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है। एंड लास्ट में आपका आ जाता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन एंड ड्रग्स के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन कौन सी होती हैं, किन किन चीज़ों के लिए हम मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एडिक्टिव्स क्या होते हैं, सिडेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ना है। नारकोटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एडिक्शन की सिम्टम्स पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं ड्रग से रिलेटेड, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह से आके कंप्लीट आपका यहाँ पे सारे चैप्टर्स का मैंने एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में जो है वो प्रॉपर अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होप कि आपको मेरे इन 2 लेक्चर्स से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा कि आपको बेसिकली पता चल गया होगा कि आपकी बुक में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और इंशाल्लाह फिर जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इन डिटेल करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, गुड बाय फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जब मैं आपसे फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन इसलिए भी चाहती हूँ, जब मैं आपसे फ़ेस टू फेस मिलूँगी तो क्योंकि अभी आप लोग मेरे सामने नहीं हैं तो भाई मैं ज़ाहिर है एक इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो कोई ऐसी बात भी नहीं हो रही। मैं इतनी सीरियस रह के नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। कोई ना कोई बीच में ऐसी बात भी होती है कि थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी चीज़ें जाएँ, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय फ्रॉम माय साइड।